हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो तक हमने लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन और हीट ट्रांसफ़र के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने देखा था इंसुलेशन के बारे में, इंसुलेशन का मीनिंग समझा था और हीट बजट में हमने गेन ऑफ हीट के बारे में समझ लिया था। ठीक है, आज हम लॉस ऑफ हीट के बारे में समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगती है ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ हीट को समझने से पहले हम गेन ऑफ हीट में क्या क्या पढ़े थे इसको हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, गेन ऑफ हीट के बारे में हमने देखा था कि अगर सोलर रेडिएशन जो कि 100 यूनिट आती है उससे एनर्जी 35 यूनिट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम अल्बिडो ऑफ अर्थ कहते थे। ठीक है, 65 यूनिट में से 18 यूनिट एटमॉस्फेयर के अंदर ऑब्जर्व हो जाता था और 47 यूनिट ही पृथ्वी पर पहुंच पाती है। ठीक है, और वही 47 यूनिट पृथ्वी पर आती है तो कुछ पार्ट्स कंटिनेंट में डिवाइड होते हैं, कुछ पार्ट्स ओशियंस में डिवाइड होते हैं। ओशियंस जो कि हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, कंटिनेंट जो कि लिथोस्फीयर का पार्ट है। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ हीट की। तो हमने देखा कि कितना यूनिट आया पृथ्वी पे, 47 यूनिट, मतलब 47 यूनिट ही पृथ्वी से बाहर जानी चाहिए। तो इसमें 24 यूनिट जो है इवेपोरेशन के द्वारा ओशियन से निकल जाती है। 24 यूनिट जो है इवेपोरेशन के थ्रू ओशियन से बाहर निकलती है और कंटिनेंट्स में शॉर्ट वेव के द्वारा 5 यूनिट बाहर निकलती है, कंडक्शन के द्वारा 4 यूनिट और लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं उसके फॉर्म में कितना निकलता है, 14 यूनिट। ठीक है, तो सारा मिला के कितना हो गया, 47 यूनिट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। हरित गृह प्रभाव ये होता क्या है और क्यों ऐसा कहा जाता है ग्रीन हाउस के इफेक्ट बढ़ने से जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा प्रोड्यूस होती है। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। पॉल्यूशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पेड़ की कटाई होगी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में एक खास बात होती है कि शॉर्ट वेव के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब ये शॉर्ट वेव को तो खुद से होकर जाने देती है, लेकिन लॉन्ग वेव के लिए नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब ये लॉन्ग वेव को खुद से होकर नहीं जाने देती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सोलर रेडिएशन जो कि शॉर्ट वेव रेडिएशन है, ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर रही है, खुद से होकर आने दे रही है, मतलब जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो पृथ्वी तक तो पहुंच रही है। लेकिन जब नाइट में अर्थ से लॉन्ग वेव रेडिएशन या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकल रही है, ग्रीन हाउस गैसेस उसके लिए क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, यानी खुद से होकर जाने नहीं दे रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये एटमॉस्फेयर में ही, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही कैप्चर हो जा रहा है। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि रेडिएशन है वो पृथ्वी से बाहर निकल नहीं रही है। इससे क्या हो रहा है, शॉर्ट वेव रेडिएशन तो आ रही पृथ्वी पे, लॉन्ग वेव रेडिएशन तो जा नहीं रही है। इससे एवरेज हीट जो पृथ्वी का वो बढ़ जा रहा है। इससे एवरेज टेम्परेचर भी पृथ्वी का बढ़ जाएगा और यही सिचुएशन क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग। जितना ज़्यादा पेड़ों की कटाई होगी, जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बढ़ते ही जाएगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट फैक्टर है रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ही डे एंड नाइट होता है। डे में क्या होता है, इंसुलेशन ज़्यादा होता है, नाइट में इंसुलेशन कम होती है। अभी फील करते होंगे कि दिन में गर्मी ज़्यादा लगती है और नाइट में गर्मी कम लगती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण।
रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से कुछ कंडीशन जनरेट होती है, जिसको हम पहले पीछे की वीडियो में भी समझाया था, जो कि है इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, पेरीहेलियन, अपहेलियन। इक्विनॉक्स के कंडीशन में क्या होता है कि इक्वेटर पर जो है सन रेज परपेंडिकुलरली पड़ती है, इसके वजह से इक्वेटर पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है। समर सोलिस्टिस के केस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज परपेंडिकुलरली पड़ती है, इसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है समर सोलिस्टिस के केस में। विंटर सोलिस्टिस के केस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा कहते हैं, उस पर इंसुलेशन ज़्यादा होती है। पेरिहेलियन की कंडीशन में सूर्य जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसकी वजह से उसका एवरेज इंसुलेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। अपहेलियन की कंडीशन में एवरेज इंसुलेशन घट जाता है, क्योंकि सूर्य जो पृथ्वी से काफ़ी दूर चली जाती है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट फैक्टर को। नेक्स्ट फैक्टर है अल्बिडो ऑफ अर्थ। मैंने पहले ही समझाया है कि अल्बिडो ऑफ अर्थ क्या है, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी। ठीक है, अगर अल्बिडो ज़्यादा होगा, मतलब अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो पृथ्वी पर हीट क्या होगा, कम आएगा। इससे क्या होगा, इंसुलेशन कम होगी। अल्बिडो कम होगा मतलब अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी कम होगी, तो पृथ्वी पे एनर्जी ज़्यादा आएगा, पृथ्वी पे हीट ज़्यादा आएगा, इससे इंसुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस अगर रफ है तो इंसुलेशन ज़्यादा होगा, स्मूथ है तो इंसुलेशन कम होगा, डार्क है तो इंसुलेशन ज़्यादा होगा, लाइट है तो इंसुलेशन कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, जलवाष्प की उपस्थिति। वाटर वेपर क्या करता है, ये शॉर्ट वेव को भी ऑब्जर्व करता है, लॉन्ग वेव को भी ऑब्जर्व करता है। शॉर्ट वेव कहे तो सोलर रेडिएशन, और लॉन्ग वेव कहे तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको समझने के लिए मैंने दो कंडीशंस लिए हैं, डिजर्ट का और कोस्टल रीजन का। सबसे पहले हम समझते हैं डिजर्ट में। डिजर्ट में क्या होता है, वाटर वेपर की उपस्थिति कम होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सन से 65 यूनिट जो सोलर रेडिएशन आई, ठीक है, तो वाटर वेपर की कम उपस्थिति के कारण ये 17 यूनिट ही एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्व हो पाती है और 48 यूनिट पृथ्वी पर पहुंचती है। इसके वजह से डिजर्ट में दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और यहाँ दिन में गर्मी काफ़ी लगती है। नाइट में क्या होता है कि वाटर वेपर चूँकि यहाँ कम है, तो नाइट में जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो कि 14 यूनिट है वो बाहर निकलती है पृथ्वी से, तो सारी की सारी पृथ्वी से बाहर निकल जाती है। इसके वजह से यहाँ नाइट जो है काफ़ी कोल्ड होती है, यहाँ रात में काफ़ी ठंडी लगती है और नाइट का एवरेज टेम्परेचर यहाँ जो है -5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, 55 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ रह पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिन में भी आप कड़ाके की गर्मी झेल रहे हो, भीषण गर्मी है यहाँ दिन में, और रात में भी एकदम काफ़ी ठंडी है, तो यहाँ रह पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ही। अब बात करते हैं कोस्टल रीजन की, जहाँ वाटर वेपर की प्रेजेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। मान लीजिए 65 यूनिट यहाँ भी सोलर रेडिएशन आया, वाटर वेपर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ 19 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्व हो जाता है, जिससे क्या होता है कि 46 यूनिट ही पृथ्वी पर पहुँच पाती है, जिसकी वजह से दिन का यहाँ टेम्परेचर कम होता है और यहाँ दिन में कम गर्मी लगती है। दिन का यहाँ एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, नाइट में क्या होता है, सेम बात वही होगी कि वाटर वेपर ज़्यादा होने से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो कि पृथ्वी से निकल रही है, सारी की सारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती है, कुछ वाटर वेपर के द्वारा एब्जॉर्व हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ नाइट का टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं हो पाता है, नाइट जो है कम ठंडी होती है।
नाइट का एवरेज टेम्परेचर यहाँ क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ कोस्टल रीजन में रह पाना आसान होता है। यही वजह है कि ये कोस्टल रीजन जो है ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ रह पाना आसान होता है। क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जो कि कम है। तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं आज का ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।